मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर सुर्वेसर सिद्धांत क्लासेस सकुला। देखिए बच्चों, जितना हो सके उतना अपने YouTube चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। आप भी ये वीडियो लेक्चर्स रेगुलरली देखो, आपको भी फायदा होने वाला है। ठीक है, तो हमने केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया था और पहले लेक्चर में हमने पहले 9 MCQs न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज उसके सामने वाले MCQs हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम आज से एक घंटे का लेक्चर करेंगे, मतलब एक घंटे में क्या होगा, 20-20, 25-25, 30-30 MCQs होंगे, तो फिर हमें समय भी कम लगेगा। बराबर है, आपका थोड़ा सा डाटा जरूर ज़्यादा यूज होगा, लेकिन ये हमें फिर ड्यूरेशन कम करेगा। नया चैप्टर शुरू करने के लिए हमें आसान हो जाएगा, जल्दी शुरू कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट MCQs है बच्चों, in a reaction twice A plus B gives A to B, the reactant B will disappear at। तो हमें B का रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना होगा ये पूछा गया है। किसके टर्म में? तो हमने एक हल्की सी नजर ऑप्शन की तरफ डाल दी। हाफ द रेट एज A will decrease, the same rate as A will decrease, twice the rate as A will decrease and half the rate as A to B will form। तो अब हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख लेते हैं तो भी हमें इस क्वेश्चन का जवाब आ जाता है। हम देख रहे हैं कि A का कोएफिशिएंट 2 है, B का 1 है और A to B का भी 1 है। जिस स्पीड से B गायब हो रहा है उसी स्पीड से क्या होगा, A to B तैयार होगा। 1 मोल B गायब होगा तो 1 मोल A to B तैयार होगा। 1 मोल B अगर 1 सेकंड में गायब हुआ तो 1 मोल A to B 1 सेकंड में तैयार होगा। मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज सेम, एग्जैक्टली सेम एज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A to B। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज सेम एज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A to B। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब A to B के टर्म में आंसर नहीं है। तो अब आंसर A के टर्म में है क्या? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे A का कोएफिशिएंट है 2 और B का कोएफिशिएंट है 1। अब 1 सेकंड में अगर 1 मोल B गायब हो रहा है तो उसी 1 सेकंड में क्या होगा, 2 मोल A गायब होगा। मतलब A का गायब होने का रेट दुगना है किसके तुलना में, B का। बराबर है, तो A का गायब होने का रेट कितना है, दुगना है B के तुलना में। लेकिन हमें पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B पूछा है और इन टर्म्स ऑफ A बताना पड़ेगा क्योंकि A to B के टर्म में तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B कितना होगा इन टर्म्स ऑफ A? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B की वैल्यू क्या होगी? तो B का कोएफिशिएंट 1 है, A का 2 है, तो हम A बता सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज हाफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। बराबर है कि B जिस स्पीड से गायब हो रहा है उसके दुगने स्पीड से A गायब हो रहा है, तो फिर B का गायब होने का रेट कितना है, A के तुलना में आधा होगा। A की रफ्तार दुगनी है तो उसको आधा करना पड़ेगा, तब वो B के रेट के साथ मैच होगा। ये थ्योरेटिकली भी जा सकते हैं, या फिर ये सोचने के लिए, मतलब आपके पास टाइम नहीं है या फिर कंफ्यूज हो रहा है तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, R का फार्मूला लिख सकते हो। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मालूम है, A का 2 है तो 1/2, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन dA/dt इज इक्वल टू क्या आएगा, B भी रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आएगा, माइनस dB/dt। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। A to B का भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, dt ऑफ A to B। अब आपको पता चला यह है हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज एग्जैक्टली सेम एज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A to B, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B कितना है, हाफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। तो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B क्या बोलना चाहिए, हाफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, हाफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। आंसर क्या है ये? तो इस तरह से ये इक्वेशन अगर आपने लिख लिया तो फिर बिना कंफ्यूजन का आपके पास आंसर आ जाएगा। बराबर है, लॉजिकली जाओगे बिना इक्वेशन लिखे जाओगे तो गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसा R का रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखें और उस पर से फिर कंपेयर करके बता दे। इक्वेशन लिखने के लिए आपको महज 5-6 सेकंड लगेंगे, फटाफट फटाफट आंसर लिखेंगे और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के न्यूमेरिकल हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखो, फॉर द रिएक्शन ऑफ N2O5 gives the twice NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given as। तो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 की वैल्यू दी है बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस की वैल्यू दी है कितनी,
6.25 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. Rate of formation of NO2 and O2 is given respectively as. तो हमें rate of disappearance of N2O2 N2O5 दिया हुआ है और हमें rate of appearance of NO2 and rate of appearance of O2 बताना है. तो हम क्या करेंगे, फटाक से rate of reaction का इक्वेशन लिख लेंगे. Rate of reaction का इक्वेशन क्या है, माइनस DDT of N2O5 बराबर है, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो रेसिप्रोकल भी 1 आएगा. इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, NO2 का कोएफिशिएंट 2 है तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/2 प्लस DDT ऑफ NO2. O2 का कोएफिशिएंट बच्चों हाफ है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, 2 DDT ऑफ O2. तो ये इक्वेशन है. अब हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दिया है एंड क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 पूछा है. तो पहले हम इतना इक्वेशन कंपेयर करेंगे. तो 1/2 DDT ऑफ NO2 इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 है एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकंड. अब DDT ऑफ NO2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो DDT ऑफ NO2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. मतलब कितना आएगा रे, 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, या फिर कितना आएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. अब देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कितना चाहिए, 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो देखो 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कहाँ है, यहाँ पे भी है और डी में भी है. मतलब हमारा आंसर बी या डी में से कोई तो भी एक है. सिर्फ ये आंसर निकाल के हमें कंफर्म नहीं हो रहा अपना ऑप्शन कौन सा सही है, तो हमें आगे भी जाना पड़ेगा. तो हम माइनस DDT ऑफ N2O5 इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस DDT ऑफ O2 है. तो माइनस DDT ऑफ N2O5 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है. ये दो मैं इधर लेके आऊंगा तो इधर क्या रहेगा, DDT ऑफ O2 रहेगा. तो कितना आएगा भाई, 3.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 DDT ऑफ O2 की वैल्यू है. तो DDT ऑफ O2 की वैल्यू 3.125 किधर है, तो यहाँ पे है. मतलब ये ऑप्शन सही हो गया. यहाँ पे देखो O2 के रेट ऑफ अपीयरेंस के साथ हमारा वैल्यू मैच नहीं हो रहा, मतलब ये आंसर नहीं है. आंसर कौन सा है, बी है. तो आप इस तरह से फटाक से इक्वेशन लिखेंगे, उसमें वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हो, बराबर है. या फिर आपका अगर स्टैचोमेट्री बहुत ही अच्छा है तो आप रिएक्शन को देख के बराबर बता सकते हो. N2O5 का कोएफिशिएंट 1 है, NO2 का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब N2O5 का डिसअपियर होने का रेट जितना भी है उसको दुगना कर दो, NO2 का रेट मिल जाएगा. 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 को दुगना कर दिया तो कितना आ गया, 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. फटाक से बिना लिखे आंसर आ गया. N2O5 एंड O2 का कोएफिशिएंट हमने देखा तो N2O5 का 1 है और O2 का आधा है. मतलब जिस स्पीड से N2O5 गायब हो रहा है उसके आधे स्पीड से O2 तैयार हो रहा है. तो 6.25 का आधा कितना होता है, 3.125. आपका स्टैचोमेट्री अगर अच्छा है तो आप इस तरह से भी जा सकते हो, और कंफ्यूजन होता है तो आप इस सीधा इक्वेशन का इस्तेमाल करें, आंसर कभी गलत नहीं आएगा, सही आंसर आएगा. ठीक है, तो ये मेथड जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी स्टैचोमेट्री वीक है, उनके लिए ऑप्शन सही है. जिसकी स्टैचोमेट्री सही है, मजबूत है, उसको फिर लॉजिकली आंसर मिल जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट आंसर का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों. नेक्स्ट देखिए, ऐसा न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, बराबर है. K1 K डैश एंड K1 डबल डैश के बीच में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करना है, तो ये हमें वैल्यू दी है. Consider the decomposition of N2O5 as N2O5 gives twice NO2 plus half O2. Rate of reaction is given by. तो rate of reaction का जो इक्वेशन है बच्चों वो किस तरह से है, देखो ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है. उसके बाद DDT ऑफ N2O5 की वैल्यू दी है, DDT ऑफ NO2 की वैल्यू दी हुई है एंड DDT ऑफ NO2, DDT ऑफ NO2. तो ये DDT ऑफ NO2 नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए था, DDT ऑफ O2 ही चाहिए था, बराबर है. तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है. ये K1 है, ये K1 डैश है और ये क्या है, K1 डबल डैश है. थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है. ये K1 डैश K1 डबल डैश, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा. तो K1 यहाँ पे K1 है,
यहाँ पे K1 डैश है, यहाँ पे K1 डबल डैश है। तो इन तीनों के बीच में का रिलेशन क्या है वो हमें ढूंढना है। तो देखिए ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है यहाँ पे माइनस DDT ऑफ N2O5 इक्वल टू 1/2 DDT ऑफ NO2 इक्वल टू 2 इंटू DDT ऑफ O2। बस यहाँ पे वैल्यू डालना है। माइनस DDT ऑफ N2O5 की वैल्यू कितनी है? K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इक्वल टू क्या है 1/2। DDT ऑफ NO2 की वैल्यू कितनी है? DDT ऑफ NO2 की वैल्यू है K1 डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। DDT ऑफ O2 की वैल्यू कितनी है? 1/2 बराबर ना। तो यहाँ पे 1/2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? यहाँ पे 2 चाहिए। तो DDT ऑफ NO2 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू K1 डबल डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? DDT ऑफ O2 का ट्वाइस इंटू K1 डबल डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 ऐसा चाहिए। अब देखो ये N2O5 कैंसर, तो हमें क्या मिला? K1 इज इक्वल टू 1/2 K1 डैश इज इक्वल टू ट्वाइस K1 डबल डैश। अब एक तो ऐसा ऑप्शन चाहिए K1 इज इक्वल टू हाफ K1 डैश इक्वल टू ट्वाइस K1 डबल डैश। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। तो अब क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? ट्वाइस K1 इक्वल टू K1 डैश इज इक्वल टू 4 K1 डबल डैश। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ट्वाइस K1 इज इक्वल टू K1 डैश इज इक्वल टू 4K डबल डैश, 4K1 डबल डैश। ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। K1 इक्वल टू K1 डबल डैश, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। K1 इक्वल टू ट्वाइस K1 डैश इक्वल टू K1 डबल डैश, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन भी शायद गलत है। 4K इज इक्वल टू K डैश इज इक्वल टू ट्वाइस K डबल डैश। 4K1 इज इक्वल टू K डैश है क्या? इक्वल टू ट्वाइस K डैश, ना डबल डैश नहीं। 4K1 इज इक्वल टू ट्वाइस K1 डैश इक्वल टू K1 डबल डैश। ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, ये क्वेश्चन ही गलत था। कुछ तो भी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको छोड़ ही देते हैं हम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। तो देखिए बच्चों इधर, फॉर द गैसियस रिएक्शन N2O5 फॉर द गैसियस रिएक्शन N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स अ ट्वाइस NH3। यहाँ पे एरो चाहिए था, यहाँ पे एरो नहीं आया, तो ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एरो। तो ये रिएक्शन ऐसी थी, N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। अब इफ DDT ऑफ NH3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -4 है, तो व्हाट इज द DDT ऑफ H2? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम R का फॉर्मूला लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 1/2 प्लस DDT ऑफ NH3। अब जिसका वैल्यू गिवन है और जिसका रेट पूछा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन लिखेंगे। DDT ऑफ NH3 की वैल्यू दी है एंड DDT ऑफ H2 की वैल्यू पूछी है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन भी इन दोनों के टर्म में लिखेंगे। NH3 के टर्म में लिखा, इसका कोएफिशिएंट 2 था, इसलिए रेसिप्रोकल किया 1/2 प्लस DDT ऑफ NH3 इक्वल टू, अब रेट चाहिए इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/3 माइनस DDT ऑफ क्या है? H2। अब हमें DDT ऑफ H2 की वैल्यू पूछी है, तो इस इक्वेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस DDT ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? कितना आएगा? 3/2 DDT ऑफ NH3 बराबर है, क्या आएगा? 3/2 DDT ऑफ NH3। तो यहाँ पे देखो 3/2 इंटू DDT ऑफ NH3 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर -4। 2 कैंसल, व्हाट विल बी द वैल्यू? 3 इंटू 10 टू द पावर -4। व्हाट विल बी द आंसर? तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है? ये है, बराबर है। आप स्टैचोमेट्री से भी बता सकते हो, NH3 के तुलना में H2 का गायब होने का रेट कितना है? 1.5 गुना ज्यादा है। 2 का 3 क्या है? 1.5 गुना ज्यादा है। 2 का 3 क्या है? 1.5 गुना ज्यादा वैल्यू है। तो जिस स्पीड से NH3 गायब हो रहा, तैयार हो रहा, उसके 1.5 गुना स्पीड से क्या होगा? H2 गायब होगा। तो 2 की 1.5 गुना कर दो, स्पीड क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर -4। तो लॉजिकली भी जा सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह से आप इक्वेशन लिख के आंसर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं हम। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है देखो, इन कैटालिटिक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग हैबर्स प्रोसेस N2 गैस प्लस ट्वाइस NH3
sorry, N2 gas plus thrice H2 gives a twice NH3 gas. The rate of reaction measured as, तो यहाँ पे rate of reaction is measured at, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, मतलब हमें आंसर बराबर मिलेगा। तो ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ NH3 इज 2 × 10⁻⁻⁴ मोलरिटी पर सेकंड। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ NH3 है। इफ देयर वेर नो साइड रिएक्शन, व्हाट वाज द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ N2। तो NH3 के टर्म में रेट दिया हुआ है, N2 के टर्म में रेट निकालना है। तो जिन दोनों के बीच में, मतलब NH3 के टर्म में रेट दिया है और N2 के टर्म में रेट पूछा है, तो हम R का फॉर्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू माइनस DDT ऑफ N2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस DDT ऑफ क्या है, NH3। तो NH3 का रेट दिया था, N2 का पूछा है, इसलिए हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन लगा। हाइड्रोजन का कोई संबंध नहीं आता, इसलिए हाइड्रोजन का इक्वेशन भी मैंने नहीं लिखा। तो व्हाट इज द वैल्यू, माइनस DDT ऑफ N2, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू N2, वही निकालना है। तो 1/2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DDT ऑफ NH3, 2 × 10⁻⁻⁴। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, 1 × 10⁻⁻⁴। दिस इज अवर आंसर, और इसलिए आंसर क्या है, ए है। तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एनी वन रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एनी अदर रिएक्टेंट आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना 14 नंबर का। अब 15 नंबर का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, in a reaction twice A gives a product, the concentration of A decreases from 0.5 molar to 0.38 molar in 10 minutes. What is the rate of reaction in molarity per second during this interval? अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, टाइम इंटरवल भी दिया है और रेट पूछा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या है बच्चों, तो यहाँ पे ए के टर्म में रेट पूछा है हमें, तो ए के टर्म में रेट निकालना है। ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो रेट इज इक्वल टू, फार्मूला बताया गया था, रिएक्टेंट होगा तो कौन सी साइन लिखो, माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बच्चों, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.38 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.50। और व्हाट इज द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल 10 मिनट का दिया है, तो इन्होंने T2 एंड T1 की वैल्यू नहीं दी, डायरेक्ट T2 माइनस T1 की वैल्यू दी है, कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट यानी कितना आ रहा है, 600 सेकंड, बराबर है। 10 मिनट यानी कितना, 600 सेकंड। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस, ये कितना आएगा, माइनस 0.12 अपॉन 6 × 10⁻², बराबर है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12 × 10⁻² अपॉन 6 × 10⁻², बराबर है। ये 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, ये 10⁻² पर गए तो क्या होंगे, 10⁻² हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 2 × 10⁻⁴। दैट विल बी आवर आंसर। तो देखो, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे कहीं कहीं ई ऑप्शन भी आता है, तो ये नीट चैंपियन का किताब है। नीट चैंपियन की किताब में कभी कभी 5-5 ऑप्शन भी दिए, लेकिन आज हमें ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं 4 ऑप्शन वाले। तो यह MCQs है, टाइप किया है तो आ गया, ये ई ऑप्शन यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम, मतलब जो गिवन है उसके हिसाब से हम फार्मूला चूज करेंगे। गिवन था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम इंटरवल दिया था। देखो यहाँ पे इन सेकंड बोला है, इसलिए मैंने 10 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में कर लिया। अगर यहाँ पे मिनट होता तो मुझे 10 मिनट लेना पड़ता, कैलकुलेशन और भी आसान हो जाता। तो इस तरह से हमने ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम 16 नंबर का। 16 नंबर का देखो, रिएक्शन आपको दिखाई देती होगी। तो इन द रिएक्शन BrO3 नेगेटिव एक्वस प्लस 5 Br3 नेगेटिव एक्वस प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स थ्राइस Br2 लिक्विड प्लस थ्राइस H2 लिक्विड। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन एज। तो हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन को, हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन को क्या करना है, स्लाइड चेंज हो गई अपनी।
तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br नेगेटिव आयन के साथ जोड़ना है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन के साथ रिलेट करना है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन का तो इक्वेशन लिख ही सकते हैं। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ब्रोमाइड आयन का 5 है तो हम 1/5 लिखेंगे माइनस DDT ऑफ क्या है Br नेगेटिव, बराबर है। एंड Br2 का कोएफिशिएंट 3 है तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/3, प्रोडक्ट है इसलिए साइन आएगा प्लस DDT ऑफ क्या होगा Br2। तो ये रिलेशन है भाई दोनों में, बराबर है। ये माइनस साइन और प्लस साइन है, ये कैंसिल नहीं होती है और ट्रांसफर भी नहीं होती है, करना भी नहीं है। तो इस तरह का रिलेशन चाहिए। 1/3 DDT ऑफ Br2 इज इक्वल टू 1/5 माइनस DDT ऑफ Br नेगेटिव, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो प्लस DDT ऑफ Br2 प्लस DDT ऑफ Br2 इज इक्वल टू, ये 3 इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या आएगा 3/5 माइनस DDT ऑफ Br नेगेटिव आयन। तो इस तरह का ऑप्शन चाहिए। तो देखो यहाँ पे DDT ऑफ Br2 इज इक्वल टू माइनस 5/3 है, हमें क्या चाहिए था 3/5 चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। DDT ऑफ Br2 इज इक्वल टू माइनस 3/5 DDT ऑफ Br नेगेटिव, बराबर है। तो माइनस 3/5 DDT ऑफ Br नेगेटिव, बराबर है। ये दोनों ऑप्शन सही दिख रहे बच्चों, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है 3/5, मतलब ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, बराबर है। ये दोनों ऑप्शन सेम है, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो, आपको क्या मिलेंगे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन के साथ कंपेयर किया तो ये ऑप्शन आया। अब यहाँ पे सी और डी ऑप्शन दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं, देख लो एक बार बराबर है कि नहीं, एग्जैक्टली सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो सी एंड डी दोनों सही आंसर है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट। अब 18 नंबर का स्लाइड देखते हैं हम। अब देखिए, in the synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen gases, if 6 into 10 to the power minus 2 mole of hydrogen disappear in 10 minutes, the number of moles of ammonia form in 0.3 minute is। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म इन 0.3 मिनट पूछा है। 10 मिनट में कितना हाइड्रोजन डिसअपियर होता है वो बताया है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, बराबर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा भाई, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, तो क्या है N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। हमें 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इतने मोल हाइड्रोजन के 10 मिनट में डिसअपियर होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म इन 0.3 मिनट पूछा है। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H2 निकालेंगे और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अमोनिया बताएंगे, बराबर है। तो 10 मिनट में कितना H2 डिसअपियर हुआ है भाई, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, तो माइनस DDT ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकालेंगे हम। तो कितने मोल गायब हुए हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। कितने मिनट में गायब हो रहा है, 10 मिनट में। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स पर मिनट, मोल्स पर मिनट। तो ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स पर मिनट। अब हमें पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या है। तो जिस स्पीड से H2 गायब होता है उसके तुलना में NH3 कितने स्पीड से अपीयर होता है, वो हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, बराबर है, वो वैल्यू चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अमोनिया निकालेंगे, बराबर है। तो हम R का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है 1/3 माइनस DDT ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस DDT ऑफ NH3। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, 2 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे या तो फिर ऐसे रहने दो। 1/3 माइनस DDT ऑफ H2 की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, इक्वल टू 1/2 प्लस DDT ऑफ क्या है NH3 है। इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे बच्चों, तो क्या आएगा रे, 2/3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये क्या है प्लस DDT ऑफ NH3 है। ये 3 2 जा क्या होगा रे 6। तो ये कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये किसकी वैल्यू है, प्लस DDT ऑफ NH3 की। लेकिन ये बच्चों हमारा आंसर नहीं है, ये 1 मिनट में इतने मोल तैयार हो रहे हैं अमोनिया के, ये बता रहे हैं। अब
1 मिनट में कितने मोल तैयार हो रहे हैं? 4 × 10⁻³ तो 0.3 मिनट में कितने तैयार होते होंगे? तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा रे? 0.3 × 4 1/1.2 × 10⁻³ तो दैट विल बी अवर आंसर। तो देखो, तो हमने यहाँ पे क्या किया? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकाला, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 की वैल्यू निकाली, फिर रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H2 निकाला, इन टर्म्स ऑफ NH3 इक्वेशन लिखा, उसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 की वैल्यू रखी और उसे इक्वेट करते गए तो DDT ऑफ NH3 की वैल्यू मिल गई। DDT ऑफ NH3 की वैल्यू कितनी मिल गई? 4 × 10⁻³ लेकिन याद रहे ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 है और किसमें? मोल पर मिनट में। तो 1 मिनट में इतने मोल अपीयर होते हैं तो 0.3 मिनट में कितने मोल अपीयर होंगे? तो 1 मिनट में इतना, तो 0.3 मिनट में कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें आंसर आ जाएगा। समझ में? तो इस तरह से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे हम। तो ये बच्चों हमारी रिएक्शन है। इन द रिएक्शन थ्राइस से गिव्स ट्वाइस बी, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस dB/dt इज इक्वल टू, हमें प्लस dB/dt की वैल्यू निकालनी है। तो कोई टेंशन का काम नहीं, R का फॉर्मूला लिख दो 1/3 - dA/dt इज इक्वल टू क्या होगा रे? 1/2 प्लस dB/dt। हमें किसकी वैल्यू पूछी है? प्लस dB/dt की वैल्यू पूछी है। तो प्लस dB/dt की वैल्यू कितनी आएगी? ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या आएगा? 2/3 माइनस dA/dt। इस तरह का हमें आंसर आएगा। तो -2/3 dA/dt। अब देखो ये कभी कभी माइनस साइन बाहर निकालते हैं और माइनस साइन बाहर निकाला तो हमें क्या हो सकता है? उसको कैंसिल करने का मन कर सकता है, इसलिए इस ब्रैकेट के अंदर कोई बदलाव नहीं करने का। इसलिए मैं माइनस साइन हमेशा कहाँ लिखता हूँ? ब्रैकेट के अंदर, मतलब गलती से भी ये कैंसिल नहीं होगी। ब्रैकेट के अंदर आपको कोई बदलाव नहीं करने। तो आंसर क्या चाहिए? 2/3 माइनस dA/dt। ऐसा ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है? ये भी। तो इस तरह देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट MCQ है। फॉर द रिएक्शन ऑफ Cl2 प्लस ट्वाइस I नेगेटिव गिव्स I2 प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, बराबर है। तो ये रिएक्शन है हमारी, Cl2 plus twice I negative gives I2 plus twice Cl negative. The initial concentration of I negative was 0.20 mole per liter and concentration after 20 minutes was 0.18 mole per liter. Then the rate of formation of I2 in mole per liter per minute would be. तो देखो, change in concentration of I negative दिया है and rate of formation of I2 पूछा है। तो हम पहले क्या करेंगे? तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव पहले वाला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव बाद वाला, इस पर से हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2 निकालेंगे। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2 मिल गया तो उसका यूज करके हमें क्या मिलेगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 मिलेगा। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से दिखाई देता है। जिस स्पीड से I नेगेटिव गायब हो रहा है उसके आधा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 मिल जाएगा। तो दुगने रफ्तार से I नेगेटिव गायब होगा तो आधे रफ्तार से क्या होगा? I2 तैयार होगा। तो चलो ठीक है, तो हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I नेगेटिव निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा भाई? माइनस DDT ऑफ I नेगेटिव इज इक्वल टू क्या होगा रे? माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन? 0.18। व्हाट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? 0.20, बराबर है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल? 20 मिनट दिया हुआ है, बराबर है, 20 मिनट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या आएगा? माइनस 0.2 अपॉन कितना आएगा? 20, बराबर है। तो इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 2 × 10⁻⁻1 अपॉन 20, तो ये 2 × 10⁻20 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 1 × 10⁻²। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस DDT ऑफ I नेगेटिव? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 × 10⁻²। अब जिस स्पीड से I नेगेटिव गायब हो रहा है उसके आधे स्पीड से I2 तैयार होगा। अब इसका आधा कर देंगे तो कितना आएगा रे? 0.5 × 10⁻²। इसे अगर सिंपलीफाई करेंगे तो 5 × 10⁻³ ये ऑप्शन होना चाहिए। तो 5 × 10⁻³
ऐसा ऑप्शन चाहिए था। इसने आंसर कितना दिया, बी दिया है। कुछ गलत तो नहीं किया हमने। 0.18 माइनस 0.20 तो कितना आता है, यहाँ पे हमने गलती की है, 0.2 लिखा है। ऐसे कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए, 0.02 चाहिए, बराबर है। तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 10 टू द पावर -3 आएगा। ये 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 तो एक आएगा 4 आएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -4। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक बार आपको DDT ऑफ I नेगेटिव की वैल्यू पता चल गई तो माइनस DDT ऑफ I नेगेटिव की वैल्यू कितनी है बच्चों, कितनी है, 1 इंटू 10 टू द पावर -3। अब आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन तो आपको पता है, तो 1/2 माइनस DDT ऑफ I नेगेटिव इज इक्वल टू क्या है, प्लस DDT ऑफ क्या है, I2 है। अब DDT ऑफ I2 चाहिए तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ I नेगेटिव की, और कितने है, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू प्लस DDT ऑफ क्या है, I2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 आता है। तो 5 इंटू 10 टू द पावर क्या है, -4। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे गड़बड़ी की थी, 0.2 लिखा था, 0.02 चाहिए, तब जाके आंसर क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, तो इस तरह के MCQs है। नेक्स्ट देखेंगे हम 20 नंबर वाला, देखिए जरा सा इधर। The decomposition of phosphine PH3 on tungsten at low pressure is a first order reaction. It is because, अब इसका आंसर क्या है, तो जब हम गैसियस रिएक्शन करते हैं हाई प्रेशर पे तो क्या होती है, when we perform any gaseous reaction in presence of solid catalyst at high pressure then it behaves as a zero order reaction। लेकिन लो प्रेशर पे रिएक्शन करेंगे तो it behaves as a first order reaction। तो the decomposition of phosphine PH3 on tungsten at low pressure is a first order reaction. It is because rate is proportional to the surface coverage, rate is inversely proportional to the surface coverage, rate is independent of the surface coverage, rate of decomposition is very slow। तो देखिए जब हम गैसेस रिएक्शन की बात करते हैं, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का सरफेस कितना कवर हुआ है उस पर ही क्या होगा, रेट डिपेंडेंट रहेगा। अगर कैटलिस्ट का ज्यादा सरफेस कवर हो गया तो रेट ज्यादा रहेगा, और कैटलिस्ट का सरफेस कम कवर हो गया तो रेट क्या होगा, कम होगा। मतलब रेट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस कवरेज ऑफ कैटलिस्ट, इसलिए आंसर क्या होगा, ए होगा, बराबर है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, समझ में आया ना भाई ये। तो गैसियस रिएक्शन अगर लो प्रेशर पे होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड रहता है, सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट विच इज कवर्ड बाय द गैसियस रिएक्टेंट्स। ज्यादा सरफेस कवर हो गया तो ज्यादा मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कम मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हो गए सरफेस पे, कम मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन एट लो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज रहेगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल जो है वो है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ferrous sulfate into ferric sulfate by potassium chlorate in presence of sulfuric acid is। अब इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है, 2 है। लेकिन अब हमारे सिलेबस में 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर ही है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है और उसके एग्जाम्पल भी नहीं है। ऑर्डर ऐसे कुछ हमें रिएक्शन देखते बराबर बताते नहीं आते। ऑर्डर शुड बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। हाँ, रिएक्शन अगर एलिमेंट्री है तो हम उसकी थ्योरेटिकली ऑर्डर बता सकते हैं बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लेकिन ये रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं है हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए उन्होंने सेकंड थर्ड ऑर्डर के एग्जाम्पल हमसे पूछने नहीं चाहिए। ये सवाल जो है जरूर पुराना होगा, इसकी हमें ऑर्डर पूछी गई है जो हमारे से अपेक्षित नहीं है, बराबर है। तो ऐसे ये एग्जाम्पल आएंगे तो आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा उसको, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसका आंसर 2 दिया हुआ है, लेकिन ये सिलेबस में है ही नहीं तो सवाल ही नहीं आएगा आगे का। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर केमिकल रिएक्शन Ma gives Xb, द रेट लॉ इज R इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर 2। मतलब एक रिएक्शन है M मोल ऑफ A gives X मोल ऑफ B, द रेट लॉ इज R इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर 2। मतलब रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है बच्चों, रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है, 2 है, ये तो पता चल ही गया है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। अब ये इक्वेशन जो दिया हुआ है हमें, इस इक्वेशन से हमें सीधा पता चलता है कि R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2। रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसको हम R1 नाम देते हैं। तो जब A का कॉन्सेंट्रेशन इतना होगा तब रेट कितना होगा, R1।
अब मैं क्या करूंगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन दुगना करूंगा। ए का कॉन्सेंट्रेशन दुगना किया तो व्हाट विल बी द रेट, ए का कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो रेट भी बदलेगा, लेट इट बी R2। तो R2 इज इक्वल टू K इंटू 2A टू द पावर 2। अब मैं क्या करूंगा, 2 को बाहर निकालूंगा, ये 2 बाहर आएगा तो 2 टू द पावर 2 बाहर आएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2। लेकिन ये वैल्यू किसकी है बच्चों, R1 की। तो मैं R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 2 टाइम्स R1, मतलब क्या होगा, रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल द रिएक्शन रेट विल बी क्वाड्रुपल्ड, बराबर है, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये आप ऐसे भी बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है भाई, तो अगर A की पावर 2 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दुगना करूंगा तो रेट कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। वैसे भी आप फटाक से बता सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आदत हो गई तो फटाफट बता देंगे। A की पावर 1 होती है तो कॉन्सेंट्रेशन A का डबल करने से रेट डबल होता, A की पावर 2 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डबल करने से रेट 4 गुना होगा, A की पावर 3 होती तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डबल करने से रेट 8 गुना बढ़ जाता, ये हमें पता है। तो इस तरह से ये MCQ सॉल्व करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, देखिए यहाँ पे the rate constant of reaction A gives B is 0.6 into 10 to the power क्या है बच्चों, 0.6 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकंड है। if the concentration of A is 5 molar then the concentration of B after 20 minutes is, the rate constant of reaction A gives B is 0.6 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकंड। if the concentration of A is 5 molar then concentration of B after 20 minutes is, बराबर है। अब देखिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है मोल पर लीटर पर सेकंड, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, ऑर्डर कुछ भी बताई नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हमें पता है कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा उस पर से हम ऑर्डर पहचान सकते हैं। हमने देखा कि रेट कांस्टेंट का जो भी यूनिट है वो R के बराबर है, और रेट कांस्टेंट एंड R का यूनिट सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम आता है, बराबर है। इसका मतलब ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे पता लगाया हमने, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द यूनिट ऑफ K से। तो यूनिट ऑफ K एंड R सेम है, इसलिए हमें पता चल गया कि रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर की है। अब इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 5 मोलर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट इज पूछा है, तो कैसे करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट्स कितना है, तो हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स यूज करेंगे, A0 माइनस AT अपॉन T, बराबर है। तो बच्चों ये रिएक्शन जो है ये किसका एग्जाम्पल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। पता कैसे लगाया, समझ में आ गया, बराबर है। अब जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, A0 माइनस AT अपॉन क्या है, T, बराबर है। यहाँ पे A0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, AT यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट बिहाइंड, T यानी क्या है, टाइम इंटरवल, एंड K क्या है, रेट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दी हुई है, बराबर है। अब A0 की K की वैल्यू दी हुई है 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3, A0 की वैल्यू दी है 5 मोल, AT की वैल्यू मालूम नहीं, वो हम कैलकुलेट करेंगे। AT यानी क्या है, अमाउंट ऑफ A लेफ्ट बिहाइंड, T की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट, 20 मिनट यानी कितने सेकंड भाई, 20 इंटू 60। क्यों सेकंड में लिया, क्योंकि यहाँ पे यूनिट किस में, पर सेकंड में, इसलिए नीचे सेकंड होना चाहिए। तो फिर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 1200 इंटू 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 माइनस 80, बराबर है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 12 इंटू 0.6 इंटू 10 टू द पावर -1, बराबर है। तो कितना आएगा भाई ये, 1.2 इंटू 0.6 इक्वल टू 5 माइनस 80 इक्वल टू 5 माइनस 80, बराबर है। बाहर से कम 72 कितना आएगा, 0.72 इज इक्वल टू 5 माइनस 80। तो 80 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 0.72, तो कितनी आएगी, 4.28। तो इतने मोल A के बचे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A लेफ्ट कितने, 4.28। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड कितना है रे, 5 में से 4.28 चले गए,
तो कितना आएगा 0.72, और जितने मोल्स ऑफ ए रिएक्ट हो गए उतने मोल्स ऑफ बी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, बराबर है, इसलिए आंसर क्या है 0.72। अब इससे भी शॉर्टकट टेक्निक से आप कर सकते थे, ये कैसे कर सकते थे वो भी देख लेते हैं। जस्ट सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केटी, केटी की वैल्यू आएगी 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1200। डायरेक्ट ये कर दो, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी फॉर्म, तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं 0.72 मोलर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे हम। For a reaction, A moles of A gives X mole of P. When concentration of A is equal to 2.2 millimolar, then the rate was found to be 2.4 millimolar per second. On reducing the concentration of A to half, the rate changes to 0.6 millimolar per second. The order of reaction with respect to A is. तो जब concentration of A 2.2 मिलीमोलार था, तब रेट की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2.4 मिलीमोलार पर सेकंड, बराबर है। तो ये है रेट की वैल्यू और ये है कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू। जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 2.2 मिलीमोलार था तो रेट था 2.4 मिलीमोलार पर सेकंड। जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हाफ किया तो रेट चेंजेस टू 0.6 मिलीमोलार पर सेकंड। तो जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हाफ किया, मतलब कितना किया होगा 1.1 मिलीमोलार, तो रेट कितना हो गया भाई 0.6 मिलीमोलार पर सेकंड। तो जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन आधा किया तो रेट कितने गुना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ, रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूसेस टू 1/4, बराबर है। तो R1 इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X, बराबर है। अब R2 इज इक्वल टू K इंटू हाफ ऑफ A टू द पावर X, बराबर है। इसको मैं अब बाहर निकालता हूँ, हाफ टू द पावर X इज इक्वल इंटू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X, लेकिन K इंटू A टू द पावर X क्या है, R1 की वैल्यू है। तो थ्योरेटिकली हमें क्या मिला है, R2 इज इक्वल टू हाफ टू द पावर X टाइम्स R1, बराबर है। R2 इज इक्वल टू हाफ टू द पावर X टाइम्स R1, एंड प्रैक्टिकली क्या मिला है, R2 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स R1। R2 के साथ मैच होगा, R1 के साथ मैच होगा, तो 1/2 टू द पावर X इज इक्वल टू कितना होगा 1/4। 1/2 टू द पावर X होगा तो 1 टू द पावर X अपॉन 2 टू द पावर X, 1 टू द पावर X कितना होता है 1। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 2x, 1/2x इक्वल टू 1/2 द पावर 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, बराबर है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, दुगना। तो ये इतना कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हाफ कर दिया तो रेट 1/4 हो गया। हाफ की कितनी पावर यानी 1/4 होता है, सेकंड पावर, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए 2। अब जिसको ये लॉजिकली सोचने नहीं आएगा तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए समझ में, एक बार वापस से करके दिखाता हूँ। ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कर दिया है बच्चों, आधा कर दिया है। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स A/2, रेट बिकम्स 1/4 टाइम्स R1। तो रेट कितना हो गया 1/4 हो गया। अब 1/2 की ऐसी कौन सी पावर है जिसका आंसर 1/4 आता है, तो 1/2 की ऐसी कौन सी पावर है जिसका आंसर 1/4 आता है। तो 1/4 को मैं 1/2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे x के साथ कौन मैच हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इस तरह से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी आएगी, 2 आएगी, समझ में। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स अ ट्वाइस NO2 गैस, R इज इक्वल टू K इंटू NO टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। NO का पावर 2 है और O2 का पावर 1 है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इज। तो देखिए R का इन्होंने हमें फार्मूला दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन का, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर 1। मतलब रिएक्शन की ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 है, बराबर है। अब जब हम रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम दुगना कर देते हैं, गैसियस रिएक्शन है ये जो रिएक्शन है ये गैसियस रिएक्शन है। तो जैसे मैं रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम दुगना करता हूं, जैसे वॉल्यूम डबल होता है तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होते हैं, आधे।
क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आपको पता है मोलरिटी हो या नॉर्मेलिटी हो, कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम दुगना हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा, बराबर है। तो ये R1 का वैल्यू है, R1 इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 इंटू O2 टू द पावर 1। अब जैसे मैं वॉल्यूम को डबल कर दूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कितना हो जाएगा भाई, आधा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO बाय 2 टू द पावर 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाय 2 टू द पावर 1। या नंबर को हम बाहर निकालेंगे तो 1 बाय 2 टू द पावर 2 इंटू 1 बाय 2 टू द पावर 1 इंटू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 आएगा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 का पावर 1 आएगा। ये क्या है भाई, R1 की वैल्यू है। 1/2 टू द पावर 2 इंटू 1/2 टू द पावर 1, तो एक आएगा 1/2 टू द पावर 3। ये क्या आएगा, 1/8 टाइम्स R1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, 1/8 टाइम्स R1। तो रेट क्या होगा, 8 विल रिड्यूस टू 1/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो रेट क्या होगा, नया रेट क्या होगा, पहले रेट की तुलना में 1/8 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, बी आएगा, डिमिनिश टू, रिड्यूस टू 1/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। समझ में। तो जब भी हम रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम दुगना करते हैं तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन आधा होता है। पार्शियल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस वन एंड द सेम है, बराबर है, कोई नहीं मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम उसको वन एंड द सेम समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलो देख लेते हैं, 26 नंबर का MCQ है ये। इन अ केमिकल रिएक्शन A प्लस ट्वाइस B गिव्स प्रोडक्ट। एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है हमें, बराबर है। केमिकल रिएक्शन कौन सी है, A प्लस ट्वाइस B गिव्स अ प्रोडक्ट। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम। A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना बढ़ गया, मतलब A की पावर ऐसी कौन सी है कि जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को डबल करता हूं तो रेट कितना बनता है, 4 गुना बनता है। तो इसको मैं बाहर निकालूंगा, 2 टू द पावर x टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x इज इक्वल टू 4 R1, बराबर है। ये किसकी वैल्यू है, A टू द पावर x किसकी वैल्यू है, R1 की। 2 टू द पावर x इंटू R1 इज इक्वल टू 4 इंटू R1। R1 कैंसल, मतलब 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 मिला। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2, तो x की वैल्यू कितने आएगी, 2। तो हमें ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ये पता चल गई, क्या है, 2 है। When concentration of B alone is double, rate continues to be same। तो जब हमने सिर्फ B का अकेले का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट पर कोई असर नहीं पड़ा, इसका मतलब रेट B पर डिपेंडेंट है ही नहीं। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू B व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B कितनी आएगी बच्चों, 0 आएगी। विथ रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर 2 है एंड विथ रिस्पेक्ट टू B ऑर्डर क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी, क्योंकि रेट कुछ भी नहीं बदला B का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने के बाद भी। मतलब रेट B के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट ही नहीं है, मतलब B की ऑर्डर क्या होनी, 0 चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अब A की पावर पता चल गई, B की भी पावर पता चल गई, तो रेट लॉ लिख सकते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 0। व्हाट इज द सम ऑफ पावर, 2। व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 2। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, B होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 28 वाला। देखिए, तो देखिए यहाँ पे पर सेकंड है, और पर सेकंड ये जो वैल्यू है बच्चों, ये किसके लिए है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो यूनिट ऑफ के को देखकर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं, या फिर मोल की जो भी पावर होगी, मोल की यहाँ पे पावर होगी -n या -x लिख लेते हैं। तो जब हमें यूनिट ऑफ के दिया जाएगा उसे सिंपलीफाइड मैनर में लिखो, मोल की पावर DM³ की पावर जो भी आएगी वो लिखो। मोल की पावर जनरली माइनस में आएगी, तो आपको मोल की पावर को देखना है, उसकी मैग्नीट्यूड को लेना है और उसमें 1 ऐड कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड है, मतलब मोल टू द पावर 0 है, DM टू द पावर क्या है, 0 है, एंड S इनवर्स है। तो यहाँ पे मोल की पावर 0 है, तो उसमें बच्चों क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो आपका आंसर आएगा 1। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसकी, 1 है।